देकर उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराई। ये तो अब छोटी बात हो गई है। जो उन्होंने आज एक तरह से जो बॉम्ब गिराया है वो ये कि इंडिया और पाकिस्तान की इस कॉन्फ्लिक्ट में 5 जहाज जो हैं वो गिराए गए। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा है कि किसके गिराए गए, पाकिस्तान के या फिर हिंदुस्तान के, लेकिन आपको पता ही है कि जिस तरह के वो बयान लगातार दे रहे हैं वो किसके लिए ये बात कह रहे हैं ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अब आप ये देखिए कि इतने घंटे बीत चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान दिया गया है, लेकिन अभी तक भी सरकार की तरफ से, सरकार के किसी नुमाइंदे की तरफ से इसको लेकर कोई किसी तरह का खंडन नहीं किया गया है। लगातार आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप इसी तरीके से धमकाते हुए नजर आ रहे हैं और अब तो उन्होंने हद पार कर दी। अब तो उन्होंने ये कह दिया कि 5 विमान जो हैं वो गिरे हैं। यही बात पाकिस्तान भी कह रहा था, पाकिस्तान की तरफ से भी ये कही गई थी बात, यही बात इंटरनेशनल मीडिया भी कह रही थी, ये बात सीडीएस ने भी कही। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारा नुकसान हुआ है, कितने हमारे विमान गिरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एयरफोर्स के जो ऑफिसर है उन्होंने भी इस बात को कहा, सेना के जो उप प्रमुख हैं उनकी तरफ से भी इसी तरह की बातें कही गई। लेकिन सरकार अपने आप को, मोदी जी अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। कल जब नरेंद्र मोदी बिहार में थे तो तब भी आप ये देखें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो अपनी पीठ थपथपाना नहीं भूले, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये बातें करके वो एक बार फिर से जनता को गुमराह कर सकते हैं और एक बार फिर से नेशनलिज्म के नाम पर वोट बटोर सकते हैं। लेकिन उनकी ये तमाम तरकीबें फेल होती हुई साबित हो रही हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि कल जब बिहार में नरेंद्र मोदी थे, एक तरफ आपने मीडिया के एक धड़े में देखा होगा कि देखिए कैसे जन सैलाब उमड़ा है, न जाने कितने लोग जो हैं वो बिहार की इस रैली में आए हैं। उसकी भी पोल तब खुल गई, तब ये बताया गया कि कैसे स्कूलों की बसों में भर भर के लोगों को मोदी जी की रैली में लाया जा रहा है और इसको लेकर ट्वीट किया राष्ट्रीय जनता दल ने, आरजेडी ने। इसके अलावा देखिए 2, 3, 4 वीडियोस जो है इस तरह की सामने आई हैं। एक वीडियो तो इस तरह की आपने देखी ही होगी जहां पर बाकायदा तौर पर इस रैली में मोदी जी को काले झंडे दिखाए गए हैं, विरोध प्रदर्शन उनको लेकर किया गया है। लेकिन सेम रैली में ही एक युवा राम मंदिर का एक मॉडल लेकर आता है तो उसको तो बाकायदा तौर पर नोटिस करके एसपीजी को के गार्ड्स को भेजकर बाकायदा तौर पर उस मॉडल को मोदी जी मंगवाते हैं। लेकिन ये युवा जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, एक लोकतंत्र में जनता सवाल पूछ रही है कि भाई जो आपने वादे किए उन वादों का क्या हुआ, नौकरियों का हमारी क्या हुआ, उस सब को लेकर कोई जवाब नहीं है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि इनमें से जो 3 लोग हैं उनको हिरासत में लिया गया है। वहीं एक और तस्वीर है जो फिलहाल हम आपको यहाँ नहीं दिखा सकते हैं कॉपीराइट की वजह से, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसी रैली में कुर्सियां तक चली हैं। वो आंगनवाड़ी महिला वर्कर्स जिनको गाड़ियों में भर के, बसों में भर के लाया गया था मोदी जी की रैली के लिए, जब वहां पर वो रैली में पहुंची, लंबा वक्त, गर्मी, अव्यवस्था वहां उन्हें देखने के लिए मिली और नाराजगी उन्होंने जताई और वहां पर बाकायदा तौर पर कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकते हुए नजर आई वो, और यहां तक कि रैली में हाथापाई तक देखने के लिए मिली। तो ये है मोदी जी की पॉपुलैरिटी, जिसको लेकर आप ये देखिए इस रैली को लेकर लंबी चौड़ी तैयारियां की गई थी, क्योंकि ये रैली ऐसे वक्त में हो रही है जब एसआईआर की प्रक्रिया जो है बिहार में चल रही है। बिहार में हाहाकार है, लोग पहले से ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से बहुत बुरी तरीके से नाराज हैं। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, उसमें बिहार में जाकर मोदी जी लंबी लंबी बातें करते हैं, इतना फेंकते हैं कि जिसे लपेटना मुश्किल हो जाता है। अब आप ये देखिए कि कैसे इस सब में नरेंद्र मोदी की इन तमाम मुश्किलों में और इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। 21 जुलाई यानी कि सोमवार के दिन से मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है और उससे पहले आज शाम 7 बजे इंडिया गठबंधन की बेहद अहम बैठक होने जा रही है। ये बैठक ऑनलाइन होगी और ऑनलाइन इसलिए हो रही है क्योंकि शक्ति प्रदर्शन इंडिया गठबंधन अपना करना चाहता है। सबकी अपनी अपनी व्यवस्था थी, यानी कि सब अपनी अपनी जगह पर बिजी थे। तृणमूल कांग्रेस भी, एमके स्टैलिन भी, और उनके नेताओं का आना दिल्ली में मुश्किल था, इसीलिए इस पूरी बैठक को ऑनलाइन किया गया है। और जिस तरह की मीडिया में आप ये खबरें देख रहे थे कि देखिए ये पार्टी नहीं आएगी या वो पार्टी नहीं आएगी,
आम आदमी पार्टी को छोड़कर तमाम पार्टियों के जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े नेता हैं, वो इस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं और इसमें ये स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि कैसे सोमवार से जो मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है उसमें ऑपरेशन सिंदूर से लेकर एसआईआर, इन तमाम मुद्दों पर सरकार को कैसे घेरा जाए। आपने देखा ही होगा कि जब जब सत्र हुआ है पार्लियामेंट का, इंडिया गठबंधन का जो फ्लोर मैनेजमेंट है वो शानदार रहा है। भले ही आपसी मतभेद कुछ मुद्दों को लेकर हो, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर हमने देखा है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे टीएमसी के नेता हो, राहुल गांधी से लेकर तमाम नेता एकजुट एक स्वर में मुद्दे उठाते हुए नजर आते हैं और अब इसकी पूरी तरीके से कमर कस ली गई है। ये बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। अमूमन वो इंडिया गठबंधन की बैठकों का हिस्सा नहीं होती है, लेकिन वो इसका हिस्सा रहेंगी। ये भी कहा जा रहा है कि बाकायदा तौर पर राहुल गांधी ने फोन करके जो नेता इसमें किसी वजह से शामिल नहीं हो पा रहे थे उनको बाकायदा तौर पर पर्सनली राहुल गांधी ने फोन किया है। तो आप ये देखिए कि इंडिया गठबंधन बड़ी तैयारी कर रहा है मॉनसून सत्र की जो शुरुआत 21 जुलाई से होने जा रही है उसको लेकर। इस सब के बीच आप ये भी देखेंगे कि कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी, कुछ ना कुछ जो मौजूदा सरकार है वो ऐसा कुछ करने की कोशिश जरूर करेगी ताकि मुद्दों से भटकाया जा सके, ताकि हेडलाइंस मैनेजमेंट किया जा सके, ताकि मोदी जी को किसी तरीके से बचाया जा सके, उन तमाम गंभीर सवालों से बचाया जा सके जो मुंह बाहे खड़े हैं। और उस पर सोने पे सुहागा उनके सो कॉल्ड जो फ्रेंड हैं, जो लगातार उनको इसी तरह की धमकियां या उनकी पोल खोलते हुए जो नजर आ रहे हैं, उन्होंने एक बार और बोल दिया है कि 5 विमान गिरे। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। इसको लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और क्लैरिफिकेशन मांगा है कि सरकार जो है बताए, मोदी जी बताएं कि इसमें क्या सच्चाई है। सुनिए आप ट्रंप को जरा। We stopped a lot of wars, and these were serious wars that would have been going on right now. You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? Huh? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. तो अभी आपने यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को सुन लिया। जवाब देना जो है वो मुश्किल हो जाएगा अब पार्लियामेंट में मोदी जी को, और उस पर एसआईआर जो बिहार में लागू किया गया है उसको लेकर लगातार उसके फर्जीवाड़े की जो पोल खुलती हुई नजर आ रही है वो भी आप सबके सामने है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, इसी को लेकर हम बात करेंगे कि कैसे पार्लियामेंट के इस सेशन से पहले मोदी जी पूरी तरीके से घिर गए हैं, चौतरफा ऐसे गिरे हैं कि अब उनका बचना नामुमकिन ही नजर आ रहा है। और इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वो एक रैली में शामिल हुए और उन्होंने ये कहा कि 42 देशों की यात्रा करके मोदी जी आ गए हैं, लेकिन अभी तक मणिपुर नहीं गए हैं। जी हाँ, देश के दुनिया के तमाम हिस्सों में छोटे से छोटे कंट्री में भी मोदी जी जाकर नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं, लेकिन अगर देश के ही सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है मणिपुर का, वहां पर मोदी जी ना भटके हैं और ना मणिपुर का वो मां बोलते हैं। इसको लेकर भी हमलावर हुए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। चलिए मेहमानों के पास हम जाते हैं। तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे कि आने वाला मानसून सत्र मोदी जी के लिए किस तरह से घातक होने जा रहा है और क्या उनका बचना कितना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। 3 खास मेहमानों को आप देख सकते हैं। मेरे साथ कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन और बहुत बेबाकी से अपनी बात रखने वाली रिटायर्ड लेफ्टिनेंट विंग कमांडर अनुमा आचार्य मेरे साथ जुड़ गई हैं। अनुमा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत स्वागत कार्यक्रम में। मेरे साथ विवेक जी जुड़ गए हैं, विवेक देशपांडे जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुंबई से मेरे साथ जुड़ गए। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। सबसे पहले अनुमा जी, आपके पास ही मैं आना चाहूंगी। इंडिया गठबंधन की शाम 7 बजे ये बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि तमाम बड़े चेहरे होंगे, सोनिया गांधी भी इसमें होंगी और राहुल गांधी ने पर्सनली इंटरवीन करके फोन करके सबको शामिल होने के लिए कहा है। बड़ी पार्टी, जाहिर सी बात है ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। और उस सबके बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, आने वाला मॉनसून सत्र किस तरह से आप इसको देख रही हो, कितनी तैयारियां कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की नजर आ रही हैं इसको लेकर? सभी को नमस्कार। इंडिया गठबंधन की तैयारियां तो
पूरी हैं, लेकिन आप और हम दोनों जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि मानसून सत्र में फिर वही बवाल होने वाले हैं। मानसून सत्र में ना तो डिस्कशन होंगे, चर्चा नहीं होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागते हुए नजर आएंगे और मोनोलॉग के लिए वो 1 या 2 दिन जरूर उपस्थित होंगे। तो मानसून सत्र की जो परसों से शुरुआत हो रही है उसमें हम ये देख पाएंगे। और इंडिया गठबंधन एक मामले में तो आप देखिए, अलग अलग भी सबकी ट्वीट्स देखिए, अलग अलग सबके वक्तव्य देखिए। एसआईआर जो है वो लोकतंत्र को खत्म करने वाली चीज है। अजीत अंजुम के वहां जाने के बाद से और भी मुखर होकर चीजें सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी और हमारे जो लोग हैं, जो जमीन पर लोग हैं, हम वोटर लिस्ट को लगातार उसके साथ हम लोग अपने लोगों को रखे हुए हैं और हमारे जो BLA 2 हैं उनको भी हमने बना दिया है। उसके कारण जो वोटर लिस्ट है उसमें अगर जरा भी गड़बड़ हो रही है तो पता तो चल रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी गड़बड़ है जो शायद किसी के नॉलेज में भी नहीं आएगी। अभी थोड़े दिन पहले कुछ लोगों के नाम काटे गए थे वैशाली की जिले की एक विधानसभा में से, तो तुरंत कार्यवाही के लिए हमारे वहां कार्यकर्ता पहुंचे, लेकिन उससे एक और संदेह गहराया कि क्या हम हर बार हर जगह पहुंच के उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे। वो पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस पार्टी खास तौर पे और आरजेडी भी जहां हमारे साथ जो है, उसके लोग पूरी तरह से सतर्क हैं। लेकिन ये जो असंभव सा काम, जो असंभव सी टाइमलाइन में करने की कोशिश है, और जिसमें ये भी साफ दिख रहा है, आपने देखा होगा कि एक आर्मी ऑफिसर जो सिर्फ इसीलिए छुट्टी लेकर जहानाबाद आए थे, उनके साथ भी ये हुआ कि घर में फॉर्म था, वो भरकर देने गए और वहां पर जाके देखा तो ऑलरेडी उनका फॉर्म भरा जा चुका था। यानी कि जो फर्जीवाड़ा है वो पूरे चरम पे है और इन सभी चीजों का संज्ञान पॉलिटिकल पार्टीज ले रही हैं। और उसके बाद इसी बीच में जो ट्रंप का बयान आता है, हमें लगता है कि इतने दिनों से जो हमारे सेना के अधिकारी अलग अलग देशों में जाकर कह रहे हैं, क्योंकि भारत में से अभी तक इस तरह का कोई बयान नहीं आया है। और जैसे CDS ने, जनरल चौहान ने शांग्रीला डायलॉग में एक बड़े वैश्विक चैनल को इंटरव्यू दिया, और उसके बाद कर्नल कैप्टन शिव कुमार ने भी अपने वक्तव्य के बीच में ये बोला कि हमें नुकसान हुआ है। तो ये एक बात तो काफी साफ दिखती है, और मैं तो भारतीय वायुसेना से हूं तो काफी लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि कोई भी व्यक्ति इतना डरा हुआ है कि कोई सामने आके ये बात नहीं कहता कि उसने भी सुना है और उसका भी कोई कोर्समेट है जिस जो उस जहाज में, रफेल में जो, हाँ। तो इस तरह की बातें लोग ऐसे दो चोरी छिपे कह रहे हैं, लेकिन सामने आके कोई भी बयान देने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में सरकार की जवाबदेही है कि बार बार इस तरह के जब बयान आते हैं तो सरकार उसका दारोमदार ले ले, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से देश को बताए कि क्या हुआ था, क्या हमारे जहाज जो है, हमने DGMO एयर से तो सुना था कि हमारा सारे पायलट हमारे सुरक्षित हैं, लेकिन यही बयान अगर भारत सरकार के रक्षा मंत्री दे दें तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं होना चाहिए। तो जहां एक तरफ ये जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, जो एक, मैं इसे क्या कहूं, क्योंकि उसे इस तरह से शातिरी तरीके से वर्डेड है वो, कि उसमें ना तो आप ये कह सकते हैं कि वो भारत का जहाज, भारत के जहाजों की बात कर रहे हैं या पाकिस्तान की जहाजों की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप बार बार इस बात को कह रहे हैं। 24वीं बार उन्होंने कहा है कि उन्होंने सीज फायर कराया है। तो इस सब से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सरकार की तरफ उंगलियां उठती हैं। और एज अ वेटरन मुझे काफी दुख है कि एक तो इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रख के भावनाओं का शोषण किया गया, लेकिन सिंदूर रखने के बाद उस सिंदूर का सम्मान नहीं किया, उस सिंदूर का सौदा कर लिया गया। और अब ट्रंप ने फिर से कहा कि उन्होंने सीज फायर करवाया। तो इन सब चीजों के मद्देनजर जो कल का, परसों का जो मानसून सेशन होने वाला है वो काफी धमाकेदार होना चाहिए, लेकिन सरकार जवाबों से बचती हुई नजर आएगी, जो मुझे दिखता है। जी, एक और सवाल आपसे, मुझे पता है आपको जाना है, अपने विवेक जी के पास आऊंगी, उनको भी थोड़ी देर के लिए जाना है। सवाल मेरा ये है आपसे कि लोग बहुत उम्मीद कर रहे हैं आने वाले मॉनसून सत्र से, इसलिए भी कि SIR और ये तमाम मुद्दे जो है बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार का चुनाव, जाहिर सी बात है अनुमा जी, जितना बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा इंडिया गठबंधन के लिए है। मोदी जी के लिए इसलिए कि बिहार गए तो केंद्र की सत्ता को लेकर भी सवाल जो है वो खड़े हो जाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो
मॉनसून सत्र है उसमें जो इंडिया गठबंधन की जो ये पूरी बैठक बुलाई गई है, क्या हम ये देखेंगे कि बेहतरीन एक फ्लोर मैनेजमेंट क्या हमें देखने के लिए मिलेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है जितनी तैयारी आप कर रहे हैं उतनी तैयारी बीजेपी भी कर रही होगी, क्योंकि उनको भी ये पता है कि विपक्ष के पास ढेर सारे मुद्दे हैं जिन पर उनके पास वो जवाब मौजूद नहीं है। तो क्या इस सब को लेकर भी उस तरह की कोई तैयारी आप लोगों की? देखिए, हमारी तैयारी तो लोकतांत्रिक तरीके की है, लेकिन विपक्ष की तैयारी, जो सत्ता पक्ष की तैयारी है, वो निसंदेह दमन की ही तैयारी होगी। क्योंकि सत्ता पक्ष जिस तरह से आज तक का, जो अभी तक का रिकॉर्ड है, आप देखिए, कभी उसने सवालों के जवाब दिए हैं क्या? आज भी, कल भी, जो परसों ये सेशन शुरू होगा हमारा, उसमें भी हमें ये मालूम है कि सरकार कोई ना कोई बहाना ढूंढेगी। और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, पिछली बार बिहार चुनाव के पहले बिहार रेजिमेंट के 20 जवान चीन से लड़ते हुए शहीद हुए थे। अब बिहार रेजिमेंट में केवल बिहार के लोग नहीं होते, बिहार रेजिमेंट में मध्य प्रदेश के लोग भी होते हैं, आंध्र प्रदेश के लोग भी होते हैं, तेलंगाना के लोग भी होते हैं। जो संतोष बाबू, कर्नल संतोष बाबू थे, वो तेलंगाना के थे। तो इस तरह से मुझे ये डर लग रहा है कि जिस तरह से हर बार किसी न किसी इम्पोर्टेंट इलेक्शन के पहले कोई ऐसी घटना होती है, तो मुझे जो चीज लग रही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक तरफ दमन की तैयारी कर रही होगी, और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि हेडलाइन बदलने का कोई दूसरा बहुत ही गलत तरीका या बहुत और तरीका हो जाए, सारे देश का ध्यान मानसून सत्र से हटकर उस तरफ चला जाए। तो मुझे इस बात से थोड़ा डर लग रहा है, और मैं समझती हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके के किसी भी प्रयास को विफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हेडलाइन बदलने के हर प्रयास करेगी, और अगर उसमें सफल नहीं हुई तो दमन के प्रयास करेगी। लेकिन आप और हम सब साक्षी रहेंगे कि मानसून सत्र में किसी भी गहन मुद्दे पर चर्चा तो नहीं ही हो पाएगी। या तो एक तरफा किसी के भाषण होंगे, जो चला आ रहा है वही दिख रहा है। हमारी तैयारी भी काफी है, सारे लोग वन पेज पर, एक ही पेज पर रहेंगे आज की मीटिंग के बाद। और सभी को लोकतंत्र के बारे में ये चिंता है कि जो एसआईआर आज बिहार में हुआ है, कल वो पश्चिम बंगाल में होगा, परसों वो केरल में भी होगा, और इस तरह से वो एलिमिनेशन की बातें करती होती चली जाएंगी। तो जहां विपक्ष और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से तैयार है, वहां हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसके दमन के लिए और इसे खत्म करने के लिए ही तैयारी कर रही होगी। उसके आगे हम कोई चर्चा का बायस विषय बनता हुआ नहीं देखते। जी, बिल्कुल, आप इस बात में इससे डिसएग्री नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हमने ऐसी होती हुई देखी हैं। विवेक जी, आपको शामिल करूँगी। कितना मुश्किल आने वाला मॉनसून सत्र आप मोदी जी के लिए देख रहे हैं। कल भी हमने एक वानगी देखी, जब वो रैली में थे, तो कैसे काले झंडे वहाँ पर दिखाए गए, किस तरह से कुर्सियाँ वहाँ पर चली, कुर्सियाँ तोड़ी गई, सब कुछ हुआ वहाँ पर। मीडिया ने इन तमाम खबरों को दबा दिया, लेकिन सोशल मीडिया और हम जैसे प्लेटफ़ॉर्म जो हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है जनता की आवाज़ को दिखाते हैं। और उसके बाद एसआईआर की प्रक्रिया, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान और आने वाला मॉनसून सत्र, कितना महत्वपूर्ण आप इसको मानते हैं? क्योंकि 21 तारीख को ही एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग को एफिडेविट भी देना है सुप्रीम कोर्ट में। ये बताना है कि वो 3 डॉक्यूमेंट्स क्या वो शामिल करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। ये सवाल जो है, इसके जवाब और भी जो सवाल पूछे गए हैं, वो एफिडेविट भी देना है। तो कल का जो सोमवार का दिन है, वो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बिहार में जो कुछ भी अनम्यूट हो कर रहा है लें। उसके पीछे जी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ जी बुशरा जी, बिहार में जो हो रहा है ना, उसका उसके पीछे जो खेल है वो समझने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र में जो जिस तरह की धांधली चुनाव में भाजपा ने की है, और जिस तरह के आरोप लगे हैं, जिसके मतलब जो सारे प्रश्न उठाए गए, राहुल गांधी ने भी उठाया और बाकी बहुत लोगों ने इंडिपेंडेंटली भी वो सारे सवाल उठाए हैं। उन सवालों के कोई जवाब आए नहीं है, इलेक्शन कमीशन से नहीं आया और सरकार की तरफ से भी नहीं आया, जिससे इस बात मतलब जो कुछ भी महाराष्ट्र में हुआ वो सब सही था। इस तरह का कोई एक्सप्लेनेशन न सरकार की तरफ से आया है, न इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है। बिहार में जो हो रहा है वो अब महाराष्ट्र में जो हुआ उसके बाद सरकार को ये समझ में आया कि जो उन्होंने महाराष्ट्र में किया वो बिहार में दोहरा नहीं सकते, क्योंकि महाराष्ट्र का खेल उनका एक्सपोज हो गया। तो बिहार में कुछ अलग करना होगा, इसीलिए इतने जल्दबाजी में ये नई तरकीब सोची गई।
अब इसमें क्या होने जा रहा है, देखिए मुझे लगता है कि इसके पीछे खेल ये है कि बिहार हो, फिर असम हो, या फिर पश्चिम बंगाल हो, ये सारे इलेक्शंस अभी एक के बाद एक लगे हुए हैं। इन सारे राज्यों में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो किस तरह से मुस्लिम्स को अपने वोट डालने से वंचित रखा जाए, इसका ये पूरा खेल है। ये जो सारा हो तो रहा है, ये सारे लोगों के लिए दिख तो ऐसा रहा है कि सारे लोगों के लिए कर रहा है, लेकिन होगा ये इसमें जिस तरह से अजीत अंजुम जी ने वो सारा इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें दिखाई ये दिया है कि जो बीएलओज ने फॉर्म्स अपलोड करने की प्रोसेस की है, उसमें बहुत सारे फॉर्म्स ऐसे हैं जिसमें किसी का सिग्नेचर नहीं है, नाम है तो सरनेम नहीं है, या फिर बहुत सारे डिटेल्स आधे अधूरे भरे हुए फॉर्म्स जो है उनको अपलोड करने का काम चल रहा है। मुझे इसमें जो खेल दिख रहा है वो ये है कि जितने भी हिंदू वोटर्स हैं उनका चाहे कितना भी अपूर्ण रहे उनका फॉर्म, उनको वोटर लिस्ट में डाला जाएगा अपलोड करके फॉर्म्स, और जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको उनके जो फॉर्म्स हैं उनको रिजेक्ट करके उनको इन वोटर लिस्ट के बाहर रखा जाएगा। इस तरह से बिहार में खेल करके जो अपोजिशन के वोट्स है उनको काटने का एक पूरा प्रोग्राम मुझे लगता है सरकार ने बनाया है। उसमें इलेक्शन कमीशन की मदद ली गई है, और जो कुछ भी विरोध उसका हो रहा है मुझे लगता है वो पर्याप्त नहीं है। ये एक बहुत फिट केस है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए। इसका विरोध आप किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जाकर, न्यायपालिका में जाकर, या फिर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इसका विरोध करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इन सारे चीजों को ब्रेजन आउट कर दिया जाएगा, जो बीजेपी का एक तरीका है। ब्रेजन आउट करके जो कुछ भी बीजेपी को करना है, जो सरकार को करना है, वो होकर ही रहेगा। और जिस तरीके से एक खास तबके को समाज के वोट करने से रोका जाएगा, उसके बाद रास्ता साफ हो जाएगा बीजेपी का इन तीनों राज्यों में सत्ता पर फिर से एक बार कायम होना। ये बिल्कुल पूरा प्लान दिख रहा है। तो इसके खिलाफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही होना चाहिए। मतलब जनता ने सड़क पर आकर ये कहना चाहिए कि हम ये सब एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। जब तक आप इस तरह से विरोध नहीं करेंगे, बीजेपी अपने मकसद में सफल होते जाएगी, चाहे कितना भी पॉलिटिकल अपोजिशन हो। क्योंकि हमने कई बार महाराष्ट्र में क्या हुआ, आपने इतने सवाल भी उठाए, लेकिन आखिरकार हुआ क्या है। महाराष्ट्र में जिस तरह से पार्टियां तोड़ी गई, फोड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट तक पार्टियां चली गई, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई निर्णय नहीं दिया है। तो किसी भी न्यायपालिका में जाके किसी भी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इसका इलाज ढूंढा नहीं जा सकता। अभी ये फिट केस है बिल्कुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए बिहार में जो हो रहा है। तो ये जो सारा बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड पर जो सत्र हो रहा है, मानसून सत्र हो रहा है पार्लियामेंट का, वो बहुत शोर भी होगा वगैरह, सब ठीक है। लेकिन फिर एक बार जो तरीका बाहर अपनाती है, सड़कों पर अपनाती है भाजपा ब्रेजन आउट करने का, बिल्कुल उसी तरीके से वो पार्लियामेंट में भी हमने देखा है इतने सालों से पेश आती है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स या फिर टूल्स का कोई सम्मान वहां पर होता हुआ हम नहीं दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर मानसून के सत्र में भी अपोजिशन की किसी भी विरोध को ब्रेजन आउट करना, उसको दबा देना, यही हम पार्लियामेंट में होता हुआ देखेंगे। जहां तक ट्रंप का सवाल है, ट्रंप ने जो कुछ भी कहा है, ये एक बार नहीं बार बार कहा भी। तो जो 4-5 प्लेन्स गिरे हैं, जेट्स गिराए गए हैं, ये जो कहा है वो तो उसमें भारत का नाम नहीं लिया, उसका फायदा लेकर ये उसकी आड़ में ये कहेंगे कि उन्होंने भारत की ओर इशारा नहीं किया वगैरह, सब होगा। लेकिन इस पर भी चर्चा पार्लियामेंट में, अब ठीक है पार्लियामेंट तो है, पार्लियामेंट में आपको विरोध तो करना है, चाहे बीजेपी उसको कितने भी ब्रेजन आउट करे, कितना भी उसको नकारने की कोशिश करे, विरोध तो आपको करना है। क्योंकि आप तो पार्लियामेंट में बिलीव करते हैं, आप पार्लियामेंट्री टूल्स में और पार्लियामेंट्री मीन्स में बिलीव करते, तो आपको वो प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। अपोजिशन की वो मजबूरी है। आप बीजेपी के तरीके से पार्लियामेंट में पेश नहीं आ सकते, लेकिन सड़क पर तो आप अलग तरीके से लड़ सकते हैं, जिसकी तैयारी अभी अपोजिशन की नहीं दिख रही है। जिसके चलते मुझे लगता है कि जो कुछ भी बीजेपी कर रही है उसमें वो पूरी तरह से सफल हो जाएगी। तो इसके ऊपर चर्चा करना, इसका विरोध करना, ये सारा ठीक है, ये सब तो करना ही चाहिए। लेकिन इसका फायदा क्या है अंततः? जो महाराष्ट्र में हुआ वही बिहार में होगा, वही असम में भी होगा, और वही बंगाल में भी होगा। बुशरा जी, और अगर कोर्ट इस पर आपको विवेक जी, अगर कोर्ट इस पर अंतरिम रोक लगा देती है 28 तारीख को, या फिर ये 3 डॉक्यूमेंट्स अगर शामिल कर लिए जाते हैं प्रूफ के,
तो तब भी आपको लगता है कि महाराष्ट्र वाली ही की चीज यहाँ पर होगी? आपको लगता है खेल हो चुका है? मुझे नहीं लगता कि वो 3 डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन उसमें इंक्लूड करेगा, क्योंकि आधार जो है बीजेपी के लीडर्स जो है वो न्यूज़पेपर्स के में जो जिस तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो जिस तरह का एनालिसिस आ रहा है, उसमें बीजेपी के लीडर्स ये कह रहे हैं कि भाई आधार कार्ड का फायदा लेके बहुत सारे मुसलमान जो है वो वोट करते हैं, ये कह रहे हैं वो, इसलिए आधार कार्ड वो कभी इंक्लूड नहीं होने देंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट अगर उसकी सख्ती करता, सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहता कि आधार कार्ड तो मूल एक कार्ड है और इसका इस्तेमाल बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए किया जाता है, जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हैं उसका आधार भी आधार कार्ड ही होता है, तो अगर ये डॉक्यूमेंट्स चल सकते हैं तो उसका जो आधार है वो क्यों नहीं चल सकता? इस तरह का सवाल खड़ा करके सुप्रीम कोर्ट सरकार पर सख्ती कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सख्ती के साथ पेश नहीं आ रहा है इस पर और ऑप्शनल रखा है। ऑप्शनल रखा है तो सरकार के पास उसको नकारने का ऑप्शन है, उसी ऑप्शन का इस्तेमाल होगा। और अंततः मुझे नहीं लगता, कहीं भी कोई उम्मीद नहीं कि राशन कार्ड हो चाहे आधार कार्ड हो, इसका परमिशन दिया जाएगा सरकार की तरफ से कि ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कोई आशा मुझे तो नहीं नजर आ रही है, देखेंगे अभी क्या होता है आगे। ओके ओके, ठीक है विवेक जी, विवेक जी को जाना है, आई होप यू आर ज्वाइनिंग बैक। और सिद्धार्थ जी को मैं शामिल करूंगी इस डिबेट में। सिद्धार्थ जी, आप कैसे देख रहे हैं इस सबको, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि अगर इंडिया गठबंधन अपने आपसी मतभेद भुलाकर अगर एक साथ आ रहा है, क्योंकि कल तक ये खबर थी कि टीएमसी शामिल नहीं हो रही, लेकिन अब टीएमसी भी शामिल है, क्योंकि टीएमसी को भी ये पता है कि उनके लिए भी ये करो या मरो है। आज अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं खड़े होंगे तो कल वो पार्टियां भी उनके साथ शायद ही खड़ी हों, क्योंकि बिहार के बाद अगला नंबर पश्चिम बंगाल का ही है। और अब ऐसे में ये तमाम पार्टियां जो आ रही हैं, उनके तमाम बड़े चेहरे जो हैं, वो ऑनलाइन भी बैठक इसीलिए की गई है ताकि सब लोग शामिल हो सकें। सबके अपने अपने शेड्यूल थे और इसीलिए सबको इसमें शामिल करने के लिए इसको ऑनलाइन किया गया है। पर्सनली राहुल गांधी ने इंटरवीन किया है, कॉल की है तमाम नेताओं को जो शामिल नहीं हो पा रहे थे। यानी इससे आप ये समझिए कि इस बैठक जो को कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सरकार को जवाबदेह बनाना, सरकार को घेरना, यही विपक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे वो सड़क पर हो या फिर संसद में हो। आप इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? और ट्रंप के जरिए दिया गया ये बयान क्या इस पर तड़का लगाएगा, या आपको लगता है कि इससे बचकर निकल लेंगे मोदी जी और सरकार? जी, सबसे पहले तो सबसे बड़े दादा दुनिया के जो ट्रंप साहब हैं, उन्होंने जो बोल दिया उस पर बता देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें देख के ऐसा लग रहा है कि उनको नोबेल पुरस्कार से अब तसल्ली नहीं है, उनको प्रधान जी से विश्व गुरु का तमगा अब छीनने का मन हो गया है। नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद 23 बार सीज फायर का क्रेडिट नहीं लेते, आज तो हद हो गई। आज उन्होंने ईरान बमबारी के साथ ऑपरेशन सिंदूर की तुलना कर दी। कहाँ ईरान की बमबारी, कहाँ ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान का। आज ऊपर से उन्होंने ये बोल दिया कि 5 हवाई जहाज गिर गए। अब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आज तक जिन जिन लोगों ने बात की भारत सरकार की ओर से, वो थी एक विंग कमांडर व्योमिका सिंह, एक एयर मार्शल भारती, एक प्रधानमंत्री खुद मोदी जी टीवी पर आके बोले थे, सीएस चौहान साहब, एक शिव कुमार जी। इन्हीं लोगों ने हवाई क्या कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोला था। इन सभी के अलावा और किसी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में नहीं बोला अधिकृत रूप से। और इनमें से किसी एक ने भी कहीं पर भी 5 हवाई जहाज गिरने की बात नहीं की। वो पाकिस्तान का हवाई जहाज हो या हिंदुस्तान का हवाई जहाज हो या सिंगापुर का हवाई जहाज हो, 5 हवाई जहाज की चर्चा इनमें से किसी ने भारत की सरकार की ओर से या भारत की सेना की ओर से अधिकृत रूप से नहीं की। तो अब सवाल उठता है कि जो बात न तो हमारी सेना ने कही, न हमारे प्रधान जी ने वो बात कही, अगर कोई विदेशी जोकर ये सब बोल रहा है तो भारत उस जोकर को अपना औकात कब बताएगा? सवाल तो ये उठता है। जितने दिन भारत के प्रधान जी ट्रंप की बात को सीधे लाल आंख दिखाकर काटेंगे नहीं, उतनी जल्दी विश्व गुरु का तमगा उनके सर से खिसक के ट्रंप के सर पर जाके चढ़ जाएगा। इसीलिए ये चीज उनको लाल आंख दिखा के, नहीं तो अभी तो 23 बार हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि क्या कहते हैं सितंबर आते आते, सितंबर में हमें पता है प्रधान जी का 75 जन्मदिन हो रहा है, कहीं ट्रंप ये ना कर दें कि 75वें जन्मदिन के दिन 75 बार मैंने बोला, ऐसा एक रिकॉर्ड, एक नया गिफ्ट ना उनको दे दें।
तो मेरे ख्याल से ट्रंप साहब को जवाब देना बहुत 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 जरूरी हो गया है। और इसमें जवाब देने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल सब लोग ट्विटर पर हैं। ट्रंप साहब जैसे ही अगली बार 24वीं बार सीज फायर का ट्वीट करें, भारत के प्रधान जी उस ट्विटर के जवाब में दे दें कि आप शांत रहिए, आपसे आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप सीज फायर हमने किया था, डीजीएमओ लेवल पर किया था या मैंने किया था, आप इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? इतना इतना एक से सामान्य से जवाब दे देना ट्रंप साहब को आंख मिला के लाल आंख दिखाना जरूरी हो गया है। अब मेरे ख्याल से वो कब करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन ये जब तक नहीं करेंगे तब तक ये विश्व गुरु का तमगा जो ताज है ये इनके सर से खिसक खिसक के ट्रंप साहब के सर पर जाके बैठ जाएगा। अब दूसरी बात आपने जो मुख्य रूप से कही कि अभी सोमवार से संसद बैठने वाली है, क्या इंडिया गठबंधन मिलजुल के कोई भाजपा सरकार को किसी तरह से घेरने की कोशिश करता है? तो थोड़ा सा इसमें तकनीकी चले जाते हैं, क्योंकि एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि गठबंधन हमेशा होता है चुनाव के लिए। चुनाव के बाद गठबंधन का अपने आप में कोई मूल्य नहीं रहता, विचार का मूल्य रहता है, कौन किसका समर्थन करता है ये तो मूल्य रहता है, लेकिन गठबंधन का कोई मूल्य नहीं रहता। दूसरी बात, लोकसभा जब चलती है तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, ध्यान में रखिएगा, भारत की लोकसभा में ना 543 जनप्रतिनिधियों का स्थान है, वहां पर किसी पार्टी का स्थान अलग नहीं है। तो लोकसभा जब चलती है तो लोकसभा के अध्यक्ष के सामने अलग अलग दलों के लोगों की उनकी ताकत जितनी है उसके अनुसार उनको बात करने की मोहलत मिलती है। जो दल सबसे बड़ा है उसको इतने घंटे बात करने की मोहलत मिलेगी, जो दल छोटा है उसको कम मिनट बात करने की मोहलत मिलेगी। अगर आप निर्दलीय भी जीत के आए हैं ना, उनको आपको सबसे कम बात करने की मोहलत मिलेगी। तो पूरा खेल ये है कि बात करने की मोहलत किसको ज्यादा मिल रही है, कौन, इतना ही बात इतनी सी है। अब यहां पर देखिएगा, पहला विषय लेते हैं एसआईआर। एसआईआर पर फ्लोर, और आप बात कर रहे थे फ्लोर मैनेजमेंट की, इस चीज को विपक्ष किस तरह से फ्लोर मैनेजमेंट कर सकता है। और साथ साथ सिद्धार्थ जी, ओम बिरला जी का जो पूरा रवैया रहा है, जगदीप धनखड़ का जो पूरा रवैया रहा है, जो हमने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में देखा है कि वो कैसे विपक्ष के सांसदों के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं और कैसे पूरा कोई लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिलता है वहां पर, और एक तरफा बैटिंग करने का मौका जो है वो मिलता है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को। तो इसका भी हमें ख्याल रखना होगा। हाँ, तो ये मैं मानता हूं कि यहाँ पर आप कह रहे हैं और ये बहुत कुछ सच भी है कि अंपायर एक पक्ष में निर्णय देता है, लेकिन अंपायर कितना भी एक पक्षीय हो, लेकिन बॉलर को गेंद तो करने देगा, गेंद करने से तो नहीं रोक सकता, 6 गेंद तो करने देगा। ये हो सकता है कि आउट हो जाए तो आउट नहीं दे। मैं कह रहा हूं कि आप किस तरह से गेंद कर सकते हैं जिसके कारण उसको आउट दिए बगैर उसको चारा नहीं रहेगा। आप बोल्ड तो कर देंगे तब तो फिर अंपायर को कुछ कर नहीं सकता है। कैच आउट को वो एलबीडब्ल्यू को मना कर सकता है, लेकिन आप सीधे बोल्ड कर दीजिए तो 6 बॉल तो करने देगा ना, अंपायर 6 बॉल तो करने ही देगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि लोकसभा अध्यक्ष के सामने एक मजबूरी ये है कि उसके सामने जितने भी 543 जनप्रतिनिधि हैं, एमपी हैं, उन सबको बोलने का उसको समय देना है। अब मैं बताता हूं कि विपक्ष इसको किस तरह से फ्लोर मैनेजमेंट कर सकता है। पहली बात लेते हैं बिहार का एसआईआर। बिहार में जो एसआईआर हो रहा है उसके बारे में टीडीपी ऑलरेडी इसके विरोध में अपनी बात कह चुकी है, ठीक है ना। टीडीपी, हमको पता है, चुनाव आयोग को उसने लिख दिया है एसआईआर के खिलाफ में। दूसरा, बिहार के जितने भी दल हैं, जिस तरह से जेडीयू है, चिराग पासवान है, ये इस विषय में खुल के किसी तरह की बात करने से हिचकेंगे, क्योंकि वो आप इस तरफ या उस तरफ बोलेंगे तो आने वाले चुनाव में बिहार पे असर पड़ेगा, तो वो मौन रहना चाहते हैं। अब एनडीए के पास 293 उसका स्ट्रेंथ है। 293 में से आप 28 घटा दीजिए, क्योंकि ये दोनों तो एसआईआर पर बोलने वाले नहीं है, एनडीए के पक्ष में नहीं बोलने वाले हैं कि चुनाव आयोग जो भी कर रहा है सही कर रहा है। अंदर से भले वो चाहें कि हो जाए, लेकिन खुल के वो नहीं बोल सकते। तो 293 में आप 28 खत्म कर दीजिए तो उनके पास बचते हैं 265 लोग। दूसरी तरफ नॉन बीजेपी सारी पार्टियां और सारे इंडिपेंडेंट्स, क्योंकि आप 293 तो एनडीए है, उसके अलावा तो जो भी है वो सब नॉन एनडीए है। उसके भाजपा के खिलाफ में 275 लोग, 275 एमपी होते हैं। अब वो जो 275 एमपी हैं, जरूरी नहीं कि वो इंडिया गठबंधन के ही सदस्य हों। कुछ लोग उसमें इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, कुछ लोग उसमें इंडिया गठबंधन से बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सभी इनमें से कोई भी एनडीए का सदस्य नहीं है, इसीलिए ये सब एसआईआर के खिलाफ बोलेंगे ही बोलेंगे। अब ये कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को सोचना है कि जो हम लोग 275 हैं,
आप इंडिया गठबंधन को देखेंगे तो शायद उसकी संख्या कम हो जाएगी। हो सकता है एक दो पार्टियां कहें कि हम इंडिया गठबंधन के सदस्य नहीं है, जैसे कल सुनते हैं कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के सदस्य नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी भाजपा के साथ तो जाके एसआईआर का समर्थन तो नहीं करने वाली है। तो अब ये इंडिया गठबंधन के हाथ में है कि गठबंधन से थोड़ा ऊंचा सोचे, उससे थोड़ा बॉक्स से बाहर जाके सोचे। जो भी एनडीए का सदस्य नहीं है वो एसआईआर के पक्ष में नहीं है, वो एसआईआर के विपक्ष में तैयार है। अब आप उन सभी लोगों को, इंडिया गठबंधन को एक मिनट के लिए साइड कीजिए, 275 लोग एसआईआर के खिलाफ बिल्कुल स्पष्ट हैं, एसआईआर के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में बोलने वाले केवल 265 हैं। यहीं पर अगर एसआईआर पर चर्चा होती है तो ज्यादा समय भी विपक्ष को मिलेगा, और एसआईआर के ऊपर अगर प्रस्ताव कोई लाता है विपक्ष, तब भी वो विपक्ष आगे बढ़ने की, विपक्ष भारी पड़ने वाला है। ये मैंने कहा, फ्लोर मैनेजमेंट इस तरह से होता है। दूसरी बात है, दूसरा, भाजपा को बहुत अच्छे से फ्लोर मैनेजमेंट पे क्या कहते हैं लपेट सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर के मामले में। हमें पता है भाजपा राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सत्ता में आई थी, और पहलगाम में जो हुआ वो राष्ट्रीय सुरक्षा की चूक थी। दूसरा, भाजपा अपने वोटरों को और पूरे भारत में कभी अखंड भारत की बात करती है, कभी पाक अधिकृत कश्मीर को ले लेंगे ऐसी बात करती है। अभी अभी जो जम्मू कश्मीर में नया उन्होंने क्या कहते हैं विधानसभा बनाई है, उसमें पाक अधिकृत कश्मीर के बीच 20-25 सीटों को रखा है। इसका मतलब आप एसआईआर तो अपनी जगह पे हुआ, मैं कह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर में आप भाजपा से ये पूछ सकते हैं कि जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को अपने घुटनों पर ला दिया था, भारत के प्रधानमंत्री जी ने खुद टीवी पर कहा था कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था, तो जो चीज घुटने पर आ गई थी उसको आपने छोड़ा क्यों? कहीं महाभारत में कर्ण घुटने पर आ गया था तो अर्जुन ने बाण चलाना छोड़ दिया था क्या? क्या रामायण में रावण घायल हो गया था तो राम जी ने बाण चलाना छोड़ दिया था क्या? अब क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भाजपा नंबर 1 है, वो दूसरे किसी पक्ष, मतलब उसके सहयोगी दल उसके साथ नहीं आके खड़े होने वाले। एनडीए के भले सदस्य हों, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर जब भी सवाल आएगा जवाब बीजेपी को ही देना पड़ेगा। बाकी उनके जो दल हैं वो कहेंगे कि भैया हम पीठ के पीछे रहते हैं। ऐसे मौके पर भाजपा के पास आज केवल 240 हैं, और जैसे मैंने पहले कहा कि भाजपा के विरोध में, वो चाहे इंडिया गठबंधन के हों या नहीं हों, भाजपा के विरोध में फिर 275 लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में एसआईआर के ऊपर और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर ढंग से अगर फ्लोर मैनेजमेंट किया जाए, उसमें इंडिया गठबंधन वैचारिक रूप से तो सही है, लेकिन व्यवहारिक रूप से केवल इंडिया गठबंधन तक सीमित न रखें, सारे भाजपा विरोधी जितने भी हैं उन सबको साथ ले लें, तो मेरे ख्याल से चर्चा में सबसे पहले ज्यादा समय भी इंडिया गठबंधन को मिलेगा, क्योंकि लोकसभा का नियम है कि जो जिस पार्टी का जितनी संख्या है उतना तो टाइम मिलेगा। दूसरी बात है कि अगर वैसे विषय में कोई प्रस्ताव लाते हैं तो बीजेपी इस मामले में अपने आप में अल्पमत में दिख रही है, तो ये फ्लोर मैनेजमेंट करने का एक बढ़िया तरीका हो सकता है। ये हमारा सुझाव है। मेरे ख्याल से विवेक जी आगे की बात विवेक जी से सुनते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है। टेक्निकल पॉइंट जो है वो जाहिर सी बात है, पार्लियामेंट में किस तरह कैसे प्लेस्ड है, कितने उसके नंबर हैं, उस हिसाब से चीजें बहुत कुछ डिसाइड होती हैं। और हमने ये भी देखा है पार्लियामेंट के अंदर वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है, और वही लेवल प्लेइंग फील्ड है वो बिहार में पूरे तरीके से जा रहा है, से साफ तौर पर दिख रहा है। और अब आप बिहार में थे मोदी जी, आज पश्चिम बंगाल में है, अब उन राज्यों में वो नजर आएंगे, खासतौर पर बिहार और बंगाल में वो लगातार आपको नजर आएंगे, क्योंकि उन दो राज्यों में चुनाव है और मोदी जी सिर्फ वहीं पर जाना पसंद करते हैं जहां पर मोदी के नारे लग रहे हो, इवेंट एक उनके लिए क्रिएट किया जाए, लोगों को वहां बसों में भर भर के लाया जाए और वो वहां पर अपना बखान करें। जहां असल मुद्दे होंगे, जहां वाकई में उनको जवाब देना होगा, वहां वो नदारद रहेंगे। 11 सालों में हमने ये देखा है। लेकिन क्या विवेक जी, अब इतने मुद्दे विपक्ष के पास हैं, चाहे वो नेशनलिज्म की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, एसआईआर की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, और इसी तरह के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो मैं अगर कहना शुरू करूं तो शायद प्रोग्राम खत्म हो जाए। विपक्ष के पास इतने मुद्दे हैं सरकार को घेरने के, क्या हमें सिर्फ भाषणबाजी देखने के लिए मिलेगी कि कल वो परसों वो आएंगे, सबसे पहले वो लंबी लंबी बातें करेंगे, विपक्ष को
को कोसेंगे और उसके बाद फिर पार्लियामेंट का सेशन जो है वो शुरू हो जाएगा और उसके बाद वही हमें देखने के लिए मिलेगा, या फिर आपको लग रहा है कि विपक्ष इस बार किसी अच्छी तैयारी में है? यही वजह है कि राहुल गांधी ने इंटरवीन कर कॉल करके तमाम नेताओं को एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करने के लिए इस मीटिंग में बुलाया है। पहले फिजिकल थी, अब ये ऑनलाइन हो रही है और सोनिया गांधी भी इसमें शामिल होंगी, ये भी बताया जा रहा है। जी जी आ रही है। जी मिश्रा जी, ऐसा है कि मैंने जैसे पहले चरण में कहा कि ये जो पार्लियामेंट में जिस तरीके से लड़ा जाना चाहिए, जो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स है, जो प्रोसीजर्स है, उसी के तहत पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई होनी चाहिए और उसमें एक तरह की एक सिविलिटी होनी चाहिए जो अपोजिशन की तरफ से भी अपेक्षित है और बीजेपी की तरफ से भी अपेक्षित है। लेकिन हमने देखा है कि पिछले 10-11 सालों में बीजेपी के सांसद जिस तरीके से हमलावर हो जाते हैं और किसी मुद्दे पर कोई भी कंस्ट्रक्टिव डिबेट नहीं होने देते, रेबल राउजिंग का एक तरीका अपनाया जाता है और हर डिबेट को दबाया जाता है। एक तो बहुत सारे विषयों पर डिबेट होने भी नहीं देते और जिन विषयों पर डिबेट्स होते हैं उन पर रेबल राउजिंग करके चीखना चिल्लाना, उसमें से एक तो बहुत अहम एक किरदार जो अभी पार्लियामेंट में नहीं है, वो वापस टेलीविज़न की दुनिया में चली गई है। जिस तरीके से वो चीखना चिल्लाना रेबल राउजिंग वहाँ पर होता है, वो बीजेपी का तरीका है, क्योंकि बीजेपी विचारों की लड़ाई विचारों से लड़ना जानती ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उनका विचार मूलतः गलत है और कमज़ोर है और उस विचार को बहुत आसानी के साथ काउंटर किया जा सकता है। ये बीजेपी को पता है, इसलिए वो बहुत वायलेंट तरीका ही अपनाती है और वही उनकी पहचान भी है। पर्टिकुलरली जब से मोदी जी सत्ता पर आए हैं उसके बाद बीजेपी का स्टाइल जो है वो इसी तरीके से रहा है। वो पार्लियामेंट में भी इसी तरीके से बिहेव करती है और पार्लियामेंट के बाहर भी बिल्कुल यही तरीका है। पार्लियामेंट के बाहर तो उनके बहुत सारे विजिलेंटे फोर्सेस भी उन्होंने छोड़ रखे हैं, चाहे वो बजरंग दल हो या फिर विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे सकल हिंदू समाज हो। तो बीजेपी का तरीका मूलतः असंसदीय तरीके से राज चलाना और संसद और संविधान इनका इस्तेमाल केवल फॉर रिकॉर्ड सेक करना, ये बीजेपी की स्टाइल है। इसलिए ये एक बहुत ही असिमेट्रिक सिचुएशन है जहां पर एक साइड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के तहत काम करना चाहता है जो अपोजिशन है, और उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। और दूसरी जो साइड है उसके पास सत्ता भी है और उसके पास पूरी तरह का एक पूरा तंत्र उन्होंने विकसित किया है जिसमें किसी भी तरह से पार्लियामेंट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स का फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता है और बावजूद उसके बात उनकी ही आगे बढ़ती है। चाहे कोई बिल पास करना हो, चाहे कोई विवाद हो, डिबेट हो, तो उसमें वन अपमैनशिप में वही आगे जाते हैं क्योंकि उनके पास वो एक वायलेंट एक्सप्रेशन का एक उन्होंने तरीका डेवलप किया है। तो पार्लियामेंट में जो कुछ भी होगा वो ठीक है, वो तो करना ही चाहिए क्योंकि वो कर रहे हैं उस तरीके से, हम तो नहीं कर सकते। ये विपक्ष को समझना होगा और विपक्ष को तो पार्लियामेंट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही इन सारे डिबेट्स को पार्लियामेंट में आगे बढ़ाना होगा। लेकिन इस असिमेट्रिक उससे फायदा क्या हो रहा है? पार्लियामेंट में आप चाहे कितना भी अच्छा डिबेट कर लें, उससे फायदा क्या हो रहा है? चाहे महाराष्ट्र में या किसी स्टेट में आप अपोजिशन बहुत अच्छा प्रचार भी कर ले, लेकिन उससे फायदा क्या हो रहा है? इलेक्शन में जीत तो बीजेपी की ही हो रही है। उसके लिए जिस तरीके के तंत्र को वो इलेक्शन में इस्तेमाल करती है, पॉलिटिक्स और इलेक्शन का रिजल्ट, पॉलिटिक्स और चुनाव का नतीजा, इसको जिस खूबी के साथ बीजेपी ने डीलिंग किया है, चाहे पॉलिटिक्स में उनको कितनी भी निगेटिव क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े, जब चुनाव होता है तो जीत उनकी ही होती है। चाहे आपने सारे विषय गिनाए, बेरोजगारी है, महंगाई है, जो भी ऑपरेशन सिंदूर में जो भी फेल्यूर हुआ हो वो है, चाहे कोई भी चीज रहे, जो बिहार में वो कर रहे हैं, एसआईआर कर रहे हैं, जो कुछ भी वो कर रहे हैं, जो कुछ भी गलत कदम वो उठा रहे हैं, उसके बावजूद जो कुछ भी फेल्यूर्स है, उसके बावजूद चुनाव में जीत तो उनकी होती है।
तो ये लड़ाई अभी पार्लियामेंट में करने, मैं इस बात से बिल्कुल आपकी सहमत हूं कि पार्लियामेंट में वो आपको जो भी लड़ना है वो लड़ना चाहिए, लेकिन ये लड़ाई पार्लियामेंट के बाहर की लड़ाई हो गई है अभी। और मुझे लगता है कि हम पार्लियामेंट में क्या होगा इस डिबेट और इस पर चर्चा करने से अच्छा है कि पार्लियामेंट के बाहर अब क्या करना चाहिए। अपोजिशन ने पार्लियामेंट के बाहर किस तरह का कोऑर्डिनेशन करके, मैंने जैसे कहा कि बिहार में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जरूरत है कि हम ये फॉर्म्स नहीं भरेंगे, हम इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और हम ये देखेंगे कि हमको किस तरह से इस चुनाव से आप वंचित रख सकते, वोटिंग से वंचित करने की कोशिश करेंगे, हम देख लेंगे। इस तरह का एक पोस्चरिंग कॉमन मैन के तरफ से होना चाहिए। सामान्य जो वोटर है उसने सड़क पर आने की जरूरत कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे मूल अधिकारों को छीनने का एक तरीका है, इसलिए हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और उसको मोबिलाइजेशन, अपोजिशन पार्टीज ने लोगों का मोबिलाइजेशन करना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे हैं, आप इसका सिर्फ मौखिक तौर पे विरोध कर रहे हैं, या फिर आप इस प्रोसेस में अपने एजेंट्स लगा के कितना उसमें आप अपने तरफ से बात करवा ले सकते हैं इसकी कोशिश कर रहे हैं। इसमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरी तरह से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये लोकतांत्रिक है। इसमें पार्टिसिपेट न करते हुए हम वोटिंग के दिन आएंगे और हम देखते हैं कि आप हमको वोटिंग से कैसे वंचित रखते हैं। इस तरह की एक लड़ाई का, अंतिम लड़ाई का ये समय है, लेकिन वो नहीं होने जा रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है अंततः बात तो बीजेपी की ही आगे बढ़ेगी। अपोजिशन चाहे कितना भी विरोध कर ले, चाहे कितना भी सवाल उठा ले, और चाहे कितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एजिटेशंस कर ले, उससे कुछ नहीं होगा। पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल रिजल्ट्स, पॉलिटिक्स और इलेक्शन के रिजल्ट्स को जब तक डीलिंग बीजेपी करेगा तब तक आपके पॉलिटिक्स का कोई अर्थ नहीं बचेगा। बुशरा जी। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आप बातें कह रहे हैं, गंभीर भी है, साथ साथ एक तरह की थोड़ी सी मायूसी भी लेकर आती है। लेकिन सिद्धार्थ जी, सवाल मेरा आपसे ये है लास्ट में संक्षेप में कि क्या आपको लग रहा है कि जी एको आ रहा है, आवाज एको हो रही है, विवेक की आवाज को आप म्यूट करें। हाँ हाँ जी 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 अभी जी सिद्धार्थ जी, मेरा सवाल ये आपसे कि फिर से एको हो रही है आवाज, अभी ठीक है? जी अभी शायद ठीक है। सिद्धार्थ जी, सवाल मेरा ये है कि आंदोलन की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है? एक तरह से हमने देखा कि बंद का आह्वान किया, लेकिन उसके बाद जितने बड़े पैमाने पर कोई आंदोलन होना चाहिए था वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या आपको लग रहा है आखिरी उम्मीद जो कोर्ट से है 28 तारीख को, अगर वहां से कोई उम्मीद नजर नहीं आती तो क्या आप फिर देख रहे हैं कि कोई आंदोलन की कोई शुरुआत हो सकती है? क्योंकि बड़े पैमाने पर हम ये देखें, जो जमीन से रिपोर्ट आ रही है बिहार में खास तौर पर, वो हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर नाराज हैं। अगर बड़ा मोबिलाइजेशन होता है, पॉलिटिकल पार्टियां उस तरह से जुड़ती हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक तरह से एक इंतजार किया जा रहा है कोर्ट का कि कोर्ट से इस पे अंतरिम रोक लग जाए? अगर नहीं लगी तो क्या कोई बड़ा आंदोलन हो सकता है, और क्या वही आखिरी रास्ता आपको लगता है? देखिए, एसआईआर को लेके बिहार में काफी नाराजगी है, ये सबको पता है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि भारत के सबसे लोकप्रिय राजनेता जो अब प्रधान जी हैं, उनकी भी अगर रैली होती है तो आपके ग्राफिक्स दिखा रहे थे, तो उस रैली में जो जा रहा है वो पैसा भी लेके, उनको बुलाया भी अगर जा रहा है बसों में भी, तब वो जाते जाते नाराज हो रहा है, कोई कुर्सी फेंक रहा है, कोई काला झंडा दिखा रहा है। इसका मतलब एसआईआर को लेके बिहार में बहुत ज्यादा नाराजगी है। अब देखिए, होगा ये कि 28 तारीख को, जहां तक मेरी समझ है, भारत में जो न्यायपालिका है वो भारत में न्यायपालिका विशुद्ध न्याय नहीं देती है, वो कानून के जद में रहते हुए, कानून के हद में रहते हुए न्याय देती है। तो होता यह है कि अगर कानून ही गलत बन गया है तो न्यायपालिका विवश हो जाती है कि वो गलत कानून के अंतर्गत न्याय देने के लिए। बहुत कम बार ऐसा होता है कि भारत के संविधान की धारा 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट किसी भी विषय पर बीच में घुस के किसी भी चीज का निर्णय दे सकता है, ऐसा लेकिन बहुत कम बार होता है। सबसे पहली अड़चन इनको आने वाली है चुनाव आयोग को, कि इन्होंने जो अपना नाम रखा है
कि स्पेशल इन क्या कहते हैं इंटेंसिव रिवीजन। तो हाँ, कहीं पर भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम का कोई काम करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। मतलब लिखित रूप में कहीं किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर सकता है। तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि अगर 21, क्योंकि चुनाव ये क्या कहते हैं ये विषय कोर्ट में तो बाद में आएगा, कोर्ट में आएगा 28 तारीख को, लेकिन 21 तारीख से शुरू हो जाएगा मामला लोकसभा में। अगर विपक्ष इस चीज को लोकसभा में अच्छे से घेर लेता है, और हमें पता है कि जब विपक्ष एसआईआर का विषय उठाएगा तो बिहार का जेडीयू और बिहार का ही चिराग पासवान, ये दोनों एनडीए के होते हुए भी इस विषय पर वो चुप्पी साध लेंगे, क्योंकि वो इसके पक्ष में खड़े होके जनता का आक्रोश अपने ऊपर झेलना नहीं चाहेंगे। वो बीजेपी को छोड़ देंगे कि तुम इसको डिफेंड करो। तो एक हफ्ते तक अगर विपक्ष इनको अच्छे से घेर लेता है भाजपा को, तो भाजपा खुद बैकफुट पर आ जाएगी, और हो सकता है कि 28 तारीख को जो न्यायपालिका को भी समझ में आ जाए कि ये चीज होने वाली नहीं है। न तो ये क्या कहते हैं कानूनी रूप से संभव है, न ही राजनीतिक रूप से संभव है। पूरी तरह से ये विषय एक्सपोज हो चुका है। तो एक एक्सपोज करने का ये तरीका है। अगर मुझे सबसे बड़ा मतलब क्या कहते हैं तो आश्चर्य ये होगा कि अगर 28 तारीख को ये सिस्टम उन्होंने नहीं रोका और इसको एसआईआर को जारी रहने दिया, और जिस तरह से देशपांडे जी कह रहे हैं इसमें किसी एक धर्म विशेष के या किसी एक जाति विशेष के लोगों को बहुत बड़ी संख्या में आपने चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखा, तो अभी तो कुछ नहीं होगा। अभी तो आपने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, आपने एक इलेक्टोरल रोल निकाल दिया, उस पर आपने चुनाव की तारीख घोषित कर दी। लेकिन जिस दिन वोटिंग होगी, हमें पता है कि भारत में जिस दिन वोटिंग होती है ना, हर बूथ के बाहर 2-4 लोग खड़े हो जाते हैं कि मेरा नाम तो मेरे पास कार्ड है लेकिन मुझे वोट नहीं किया देने दिया जा रहा है, और 3-4 लोग एक बूथ पर निकलते हैं, तब तो इतना बड़ा हंगामा हो जाता है कि चुनाव प्रक्रिया ठीक नहीं हुई। मान लीजिए इन्होंने बड़े स्तर पर वैसा कर दिया, एक एक बूथ से 200-200 लोगों का नाम निकाल दिया, 100 लोगों का नाम निकाल दिया, कहीं एक क्षेत्र विशेष के या एक जात विशेष के लोगों को निकालने के लिए 1000 लोगों में से 800 लोगों का नाम निकाल दिया। तब सोचिए कि चुनाव के दिन, जिस दिन भी बिहार में चुनाव होगा, उस दिन लाखों लाखों लोग अगर अपना चुनाव का पिछले बार का वोटर कार्ड लेके खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि हमको वोट नहीं डालने दिया, तो पूरे दुनिया में, पूरे भारत में किस तरह की भद्द पिटेगी कि ये कौन सी चुनाव प्रक्रिया है। ये चुनाव मतलब आप अभी जो काम कर रहे हो इसका नतीजा भी तो आपको देखना है। इसका नतीजा चुनाव के दिन अगर ऐसा हुआ कि जिस तरह से अभी सुनने में आ रहा है कि 35-36 लाख लोग बाहर हो जाने वाले हैं, आप सोचिए चुनाव के दिन, और ये 36 लाख लोग 1 साल पहले चुनाव में वोट किए थे 2024 में, इसका मतलब है उनके पास वोटर आईडी कार्ड है। तो वोटर आईडी कार्ड रहने वाला 36 लाख लोग बिहार के चुनाव के दिन बाहर आके खड़ा हो जाए, मीडिया में दिखाने लगे कि देखो मेरे पास वोटर कार्ड है, मैंने पिछले बार वोट किया था, इस बार वोट नहीं डालने दिया, तो पूरे भारत में, पूरे मीडिया में, पूरी दुनिया में भारत की लोकतंत्र की, भारत के चुनाव आयोग की व्यवस्था, उस पर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाएगा, कितना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर इशू हो सकता है। मान लीजिए, क्योंकि एक गरीब से गरीब आदमी भी इस देश में बाकी सब चीज के लिए वो उसको मालूम है कि मैंने किसी सरकार को चुना, वो सरकार काम नहीं कर रही है, तो चलो कम से कम 5 साल बाद मैं अपना गुस्सा तो निकाल सकता हूँ, वोट देके उसके खिलाफ वोट तो डाल सकता हूँ। तो इस देश में गरीब से गरीब आदमी को उसकी अपनी चीज, अपना उसका जो परिचय है, उसका जो अपनी आइडेंटिटी है, अपने वोट पर उसको बहुत ज्यादा नाज है, अपने वोट पर बहुत ज्यादा गर्व है। आप अगर उसको छीन लेंगे तो वो जो विवेक देशपांडे जी कह रहे हैं कि सिविल डिसोबीडियंस होना चाहिए, वो अभी होगा या नहीं होगा चुनाव के दिन, तो सिविल डिसोबीडियंस होने की बहुत बड़ी, मतलब आपने खुद ऐसी एक व्यवस्था कर दी कि उस दिन सिविल डिसोबीडियंस हो जाए। वो तो एक तरह से आपने क्या कहते हैं इश्तेहार छाप के निमंत्रण दे दिया है डिसोबीडियंस करने का। नहीं, सोचिएगा लाखों लाखों लोग अगर एक एक बूथ के बाहर 200-200 लोग खड़े हो जाए कि देखो मेरे पास चुनाव वोटर आईडी कार्ड है, पिछले बार मैंने वोट डाला था, इस बार वोट नहीं डालने दे रहे, तो पूरी की पूरी व्यवस्था किस तरह से चरमरा सकती है। इसीलिए मेरे ख्याल से न्यायपालिका भी इस चीज को सोचेगी, क्योंकि कानूनी रूप से एसआईआर जो है वो किया नहीं जा सकता। वो नाम एसआईआर नाम का जो पूरा का पूरा, उसको इंग्लिश में कहते हैं नॉमेनक्लेचर। तो कानूनी रूप से आप अगर आप मेरे ऊपर केस करेंगे तो मेरे नाम से ही केस करेंगे ना, मेरा नाम अगर अलग होगा तो आप मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते। तो कानून में कुछ नियम होते हैं, आपको जो चीज करने का हक है आप वही कर सकते हैं। जहां तक मेरी जानकारी थोड़ी बहुत कानून की है, चुनाव आयोग के पास स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का
कोई प्रावधान नहीं है। वो कुछ दूसरा कर सकता था, लेकिन ये वाले नाम की चीज वो नहीं कर सकता था। तो मेरे ख्याल से चुनाव क्या कहते हैं, न्यायपालिका को 28 तारीख को इस पर बहुत गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं लेगा तो अभी तो क्या होगा नहीं होगा हमें पता नहीं, जनता सड़क पर आएगी या नहीं आएगी हमें पता नहीं, लेकिन जिस दिन बिहार में वोट पड़ेगा 35-36 जितने लोगों का भी नाम कटा होगा ना पिछले वोट से इस बार, वो सारे लोग सड़क पर आ जाएंगे और सोचिएगा उस दिन कितना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर इशू हो सकता है। तो मेरे ख्याल से न्यायपालिका भी इसका संज्ञान लेगी, और मेरे ख्याल से टीम इंडिया को, और सिर्फ टीम इंडिया को नहीं, जो भी भाजपा के विरोध पक्ष हैं, मतलब भाजपा के गैर भाजपा पार्टियां हैं, उनको यह सोचना चाहिए, माफ कीजिएगा, गैर एनडीए पार्टियां हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक एसआईआर को इतना ज्यादा उठाया जाए संसद सत्र में कि भाजपा को भी समझ में आ जाए कि ये एक ऐसा काम है जो कि करने से मेरा हाथ जलने वाला है, ये काम होने वाला नहीं है, वो खुद पीछे हट जाए, ताकि 28 तारीख को न्यायपालिका भी इस चीज को पूरी तरह से खत्म कर दे। ये मेरा मानना है पुष्पा जी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और इस बीच सुनवाई के बीच ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से ग्राउंड पे जो रिपोर्टर्स जा रहे हैं, और खास तौर पर अजीत अंजुम की बात लगातार सब कर ही रहे हैं, इतने प्रूफ जो हैं वो इकट्ठा हो गए हैं कि वो वीडियो प्रूफ जो हैं वो अगर दिखा दिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, जाहिर सी बात है वो अब जो याचिका करता है उनके वकील जो हैं उनके पास वो प्रूफ जो है वो भी दिखाए जा सकेंगे, जहां खुद जनता आकर बोल रही है। तो ये भी चुनाव आयोग के अगेंस्ट जाता है। अब देखना ये है 28 और 21 तारीख को क्या कुछ महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी आपका, विवेक जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।